नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। बच्चे अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उसके अंदर मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा अपन कर रहे थे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये तीसरा पार्ट अपना तीसरी क्लास है। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले लघु मरुस्थल की। किसकी बात करेंगे? लघु मरुस्थल की बात करेंगे। तो लघु मरुस्थल क्या है? लघु मरुस्थल, देखो बच्चे, ये लघु मरुस्थल क्या है, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चे, कच्छ के रण से बीकानेर के बीच जो फैला हुआ मरुस्थल है उसे अपन क्या कहेंगे? लघु मरुस्थल कहेंगे। ठीक है बच्चे। कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में। कच्छ के रण से बीकानेर के मध्य फैले, कच्छ के रण गुजरात से बीकानेर के मध्य फैले मरुस्थलीय क्षेत्र को लघु मरुस्थल कहा जाता है। लघु मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर अपन ने देखो पिछली क्लास के अंदर देखा था, अपन ने वहां पर पढ़ा था शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आज अपन बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो यहां से हेडिंग लगा लीजिए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप बताने जा रहा हूं। तो लघु मरुस्थल के बारे में आपने इतना ही याद रखना है। ठीक है। देखो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप क्या है और बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, बालू का स्तूप के प्रकार। ठीक है। तो देखो बच्चे, यहां पर बात करेंगे बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप क्या है? क्या है बालू का स्तूप? तो देखो, ये रेत के टीले हैं, रेत के टीले हैं। क्या है बच्चे? रेत के टीले। ठीक है। बालू का स्तूप क्या है? रेत के टीले हैं। अब देखो, बालू का स्तूप रेत के टीले हैं। तो देखो बच्चों, बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? यहां पर एक क्वेश्चन अपने सामने आता है। तो देखो, बनने के लिए तीन शर्त जरूरी है। तीन शर्त कौन कौन सी जरूरी है? देखो यहां पर पहली जो शर्त है वो पहली शर्त क्या है कि रेत का जमाव ज्यादा होना चाहिए। भाई, रेत होगी तभी तो क्या होगा? बालू का स्तूप बनेगा। रेत का जमाव ज्यादा होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन बनेगी, दूसरी क्या कंडीशन बनेगी? हवा का वेग तेज होना चाहिए। हवा का वेग तेज होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखो यहां पर, हवा के वेग के मध्य अवरोध आना जरूरी है।
यानी कि हवा के मार्ग में हवा के मध्य अवरोध आना जरूरी है। यानी कि 3 अगर चीजें जहां पर हो जाएगी वहीं पर बालों का स्तूप का निर्माण हो जाएगा। तीनों कंडीशन जहां पर लागू हो गई वहां पर बालों का स्तूप का निर्माण हो जाएगा। जैसे रेत का जमाव ज्यादा होना चाहिए, हवा का वेग तेज होना चाहिए, हवा के मध्य अवरोध आना जरूरी है। ठीक है बच्चे, ये तीनों चीजें जरूरी है। तो अपन पढ़ रहे बालों का स्तूप युक्त प्रदेश, इसके अंदर बालों का स्तूप क्या है, रेत के टीले हैं। बालों का स्तूप क्या है बच्चे, रेत के टीले हैं। और बालों का स्तूप बनते कैसे हैं, तो 3 शर्त यहां पर जरूरी है। पहली शर्त, रेत का जमाव ज्यादा होना चाहिए, रेत का जमाव ज्यादा होना चाहिए, रेत का वेग तेज होना चाहिए, रेत का वेग तेज होना चाहिए, हवा के वेग के मध्य अवरोध आना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर जरूरी है। ठीक है, चले आगे। अब देखो, माना कि ये सारी की सारी तीनों चीजें कहीं पर है, तो कहीं पर होगी तो रेत के जमाव होगा और रेत के टीले बनेंगे। यानी कि रेत के टीले का मतलब क्या है, बालों का स्तूप बनेंगे। तो बालों का स्तूप बनेंगे तो बालों का स्तूप ऐसे थोड़ी भी एक ही आकृति के बनेंगे, विभिन्न आकृतियों के बनेंगे, अलग अलग आकृतियों के बनेंगे। और विभिन्न आकृतियों के जब बनेंगे तो उनकी संरचनाएं अलग अलग हो जाएगी, तो उनके प्रकार भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बालों का स्तूप के प्रकार। तो यहां तक आपने उतार लिया होगा, एक बार यहां तक आप उतार लीजिए। देखो, मिटा देता हूं इनको। बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार की बात करते हैं। तो बालू का स्तूप के प्रकार कैसे, देखो कैसे कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहां पर अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं बच्चे। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस चीज को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, गांठ को एग्जाम सेंटर में ही खोलना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जलवायु में से कोपेन से पूछा जाता है, वैसे यहाँ से इस इनके बालू का स्तूपों के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। देखो अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखो बच्चे, चले आगे। देखो, ये जो पहला बालू का स्तूप बता रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। देखो बच्चे, कौन सा है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला बालू का स्तूप कौन सा है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप या फिर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखो बच्चे, यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले अपन इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो इस बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है। अब देखो, यहां पर मैंने कहा था ज्योग्राफी के अंदर जितने भी शब्द है वो इनके नामों में, शब्दों के अर्थ जो है इनके नामों में छुपे हुए हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर इसका निर्माण जैसे रेखीय यानी कि एक रेखा में होता होगा। जैसे पवनानुवर्ती यानी कि पवनों के समानांतर होता होगा, पवनों के समानांतर रेखा में होता होगा। तो इस प्रकार के बालू का स्तूपों का जो निर्माण है पवनों के समानांतर एक रेखा में होता है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण पवनों के
समानांतर एक रेखा में होगा, एक रेखा में होगा, ठीक है, एक रेखा में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ये पौने हैं, 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 ये पौने, ये पौने हैं, ये पौने, ये पौने और ये पौने। जैसे एक रेत का टेला यहाँ पर बना एक रेखा में इन पौनों के समानांतर, इन पौनों के समानांतर। तो इस प्रकार से ये रेत के टीले बने, ये रेत के टीले बने, ठीक है बच्चे, ये रेत के क्या बन गए, टीले बन गए, ये रेत के टीले सभी। ये रेत के टीले, ये सारे के सारे रेत के टीले। ठीक है बच्चे, अब ये रेत के जो टीले हैं, इन टीले, ये टीले इस प्रकार से, ये पवन है, ये तीनों की तीनों क्या है, पवने हैं, पवन या फिर हवा। ठीक है, अब ये जो एक रेखा में है, एक समानांतर है, पवनों के समानांतर, इसको मैं उठाता हूं और उठा के मैं इधर ले आता हूं। अब मैं उठा के इधर लाता हूं तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये जो ये बीच के अंदर ये स्थान है, इस स्थान पर क्या है, रेत नहीं है, इस स्थान पर रेत है। तो इस स्थान से क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से एक रेखा के अंदर होते हैं, तो इस स्थान पे क्या होता है कि ऊंट जो होते हैं रेगिस्तान के अंदर, ऊंट क्या करते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं। अब इसको कहते हैं कॉरिडोर, कॉरिडोर, इसको गलियारा, कॉरिडोर को हिंदी में बोलते हैं गलियारा, इसको कारवा मार्ग, कारवा मार्ग, इसी को गासी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, कारवा मार्ग गासी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो उपयोग है, इनका जो उपयोग है वो कौन करता है, ऊंटों को रास्ता प्रदान करने में, ऊंटों को रास्ता प्रदान करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। चले आगे। हाँ, ये जो बालू का स्तूप होते हैं, ये बालू का स्तूप एक बार अगर बन गए तो स्थायी हो जाते हैं, यानी कि फिर ये बहुत समय बाद में बिगड़ेंगे। तो ये स्थायी होते हैं, और बनाता कौन है, हवा, यानी कि प्रकृति बना रही है। तो स्थायी व प्राकृतिक है, यानी कि इनकी क्या है, यह बालू का स्तूप क्या है बच्चे, इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है स्थायी व प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी व प्राकृतिक होते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप कैसे होते हैं, स्थायी व प्राकृतिक होते हैं। कोई दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखो, चले देखो, अब एक बार इसको आप उतार लीजिए यहां से ऐसे कैसे आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उतार लो इसको एक बार। चले देखो, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो, इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है कहां पर पाए जाते हैं, देखो बच्चे, ये कहां पर पाए जाते हैं, कहां, तो देखो बच्चे, ये जैसलमेर,
जैसलमेर। और जैसलमेर के कौन से भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम भाग में। किसमें? दक्षिण पश्चिम भाग में। कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और पाए जाते हैं जोधपुर और बाड़मेर जिलों में। और कहां पाए जाते हैं? जोधपुर व बाड़मेर जिलों में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चले आगे, एक बार आप इसको भी उतार लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसको भी उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चले देखो, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है? देखो बच्चे, इसके अंदर ध्यान रखना था आपको कि पवनों के समानांतर इसका निर्माण होता है। ठीक है, स्थायी होते हैं, वह प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, यहां पर कारवामर्ग या फिर गासी या फिर कॉरिडोर, यानी कि दो अनुदैर्ध्य वालों का स्तूप के बीच के स्थान को कारवामर्ग, गासी या फिर कॉरिडोर कहते हैं। इनका उपयोग ऊंटों को रास्ता बताने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ऊंटों को रास्ता बताने के लिए करते हैं। कोई दिक्कत? चलें आगे। और इसके बाद में इनको याद रखना है कि ये जैसलमेर के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में दक्षिण व पश्चिम दिशा में, और जोधपुर और बाड़मेर, इस प्रकार से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे अपन अनुप्रस्थ बालों का स्तूप की। किसकी बात करेंगे? अनुप्रस्थ बालों का स्तूप की बात करेंगे। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप या फिर समकोणीय बालों का स्तूप। समकोणीय बालों का स्तूप। चलिए आगे देखो, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप या फिर समकोणीय बालों का स्तूप की बात करें, ठीक है, तो इनकी बात करें तो देखो इनके निर्माण के बारे में, सबसे पहले इनके निर्माण के बारे में। अब देखो यहाँ पर मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इनके नामों में ही इनकी विशेषताएं छुपी हुई है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है समकोणीय बालों का स्तूप, समकोणीय बालों का स्तूप का मतलब है कि समकोण यानी कि 90 डिग्री से कोई ना कोई इसका क्या है? रिलेशन है। 90 डिग्री से क्या इसका रिलेशन है? कोई ना कोई। ठीक है बच्चे, तो 90 डिग्री से क्या रिलेशन है? जैसे अपन बात करते हैं, देखो इसका जो निर्माण है, सबसे पहले निर्माण, तो इसका निर्माण जो है वो कैसे होता है? तो देखो दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होगा? पवनों के पवन की दिशा के समकोण या फिर लंबवत होता है। समकोण या फिर लंबवत होता है। ठीक है बच्चे, जैसे समकोण पर कैसे? जैसे एक बालों का स्तूप ये है, दूसरा बालों का स्तूप इस प्रकार से, ये हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं चल रही। अब क्या हो रहा है कि मैंने शुरू में बताया कि बालों का स्तूप बनने के लिए 3 कंडीशन आवश्यक है। एक तो क्या है कि वहां पर रेत होनी चाहिए, तो माना कि रेत ही रेत है, ये क्या है? रेत है। ठीक है, यहां पर रेत है, ये सारी की सारी रेत ही रेत है, ये रेत है। यहां पर हवा चली, हवा चलेगी, ये हवा चल रही है, ये हवा जैसे हवा चलेगी तो यहां से रेत के कणों को उठाएगी और इन रेत के कणों को उठाकर कहां पर लेके जाएगी? यहां पर इसको जमा देगी। ठीक है,
फिर क्या होगा, ये हवा यहां से तो रेत के कणों को उठा ली, यहां से तो रेत के कणों को उठा ली, यहां से तो रेत के कणों को उठा ली, तो यहां तो नीचे स्थान होगा, फिर आगे जाएगी। और यहां पर क्या होता है कि एक अवरोध होता है, तीसरी कंडीशन थी ना अवरोध, तो यहां पर कोई पेड़ पौधा था, इस पेड़ पौधे से टकराई ये हवा, और हवा तो आगे निकल जाएगी और यहां पर रेत के कणों को छोड़ जाएगी। फिर यहां पर भी कोई अवरोध था, फिर यहां पर भी कोई अवरोध था, फिर यहां पर भी कोई अवरोध था। तीसरी कंडीशन थी ना हवा के मार्ग में एक अवरोध होना चाहिए, तो यहां पर हवा आ गई। फिर यह हवा क्या करेगी, यहां से रेत के कणों को उठाएगी, फिर आगे जाएगी और इस पेड़ से क्या टकरा जाएगी, और इस पेड़ से जब टकराएगी बच्चे, इस पेड़ से टकराएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, रेत के कणों को तो यहीं छोड़ देगी, फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, और फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, तो फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, इस प्रकार से जाएगी और इस प्रकार से जाकर इस पेड़ के टकराएगी, और पेड़ के जब टकराती है तो फिर आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो फिर से यहाँ पे जाएगी, क्योंकि रेत के कणों को तो यहीं छोड़ देगी, फिर आगे बढ़ रही है। यानी कि इस प्रकार से ये बालों का स्तूप इस प्रकार से बन रहे हैं। यानी कि देखो इधर की तरफ नहीं बनेंगे, ठीक है, अवरोध की इधर, अवरोध के इधर नहीं बनेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां पर फिर ये बालू का स्तूप यहां से जाएगा और यहां पर क्या करेगा, निर्माण करेगा, बालू का स्तूप, ये रेत के कणों का निर्माण करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर इस प्रकार से बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। अब देखो यहां पर भी इस प्रकार से बन गया, ठीक है, यहां पर भी इस प्रकार से बन गया, और यहां पर भी इस प्रकार से बन गया। यानी कि ये जो रेत के टीले बन रहे हैं, ये रेत के टीले कैसे बन रहे हैं बच्चे, देखो ये रेत के टीले बन रहे हैं समकोण पर। अब समकोण कैसे, ये समकोण है, ये हवा है, हवा का ये समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर भी ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर भी ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर भी ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये कैसे बन रहे हैं, 90 डिग्री के कोण पर बन रहे हैं। अब जैसे ये कोई चंद्रमा है, ये कोई चंद्रमा है पूरा का पूरा, इसमें से अगर मैं आधे भाग को काट दूं तो ये अर्धचंद्राकार हो गया, क्या हो गया, और इसकी आकृति भी ऐसी है क्या, लगभग इसकी समान दिखाई दे रही है। तो देखो ये जो इस प्रकार के अनुप्रस्थ बालों का स्तूप है, इनका जो आकार होता है, इनका जो आकार होता है, यानी कि आकार जो होगा, इसका आकार होगा, वो आकार कैसा होगा, अर्धचंद्राकार। कैसा होगा बच्चा, अर्धचंद्राकार इसका आकार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बालों का स्तूप। अब ये अर्धचंद्राकार आकृतियां क्या है बच्चे, इस प्रकार से फैली हुई है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, ये अस्थायी होती है। ये क्या होता है कि जैसे आज बन गई, जैसे आज बन गई तो पता ही नहीं ये कल कहाँ पे बन जाए। जैसे कोई घर है, उस घर के पास में इस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तो क्या करते हैं कि जैसे हवा आती है तो बन गए, और जब दोबारा हवा आएगी तो ये वहां से उठकर आगे जा सकते हैं, तो हो सकता है उस घर के ऊपर भी चला जाए, तो ये विनाशकारी है, मानव जीवन के लिए विनाशकारी है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है दोस्तों, विनाशकारी है। अब देखो ये अर्धचंद्राकार जो आकृतियां हैं, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार है। एक तो हो गई बड़ी आकृति, और एक हो गई छोटी आकृति, छोटी आकृति, और एक हो जाएगी बड़ी आकृति, ठीक है। देखो छोटी आकृति को तो क्या कहेंगे अपन, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। और बड़ी आकृति को क्या कहेंगे, बड़ी आकृति को क्या कहेंगे, जब ये आकृति बड़ी हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी, बरखान बन जाएगा, बरखान। जैसे ये क्या बन गया, बरखान बन गया। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, ये तो आकृति क्या है दोस्तों, छोटी आकृति है, ठीक है, अर्धचंद्राकार। और ये इसको क्या कहेंगे अपन, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। और इसी से एक आकृति बनी, कुछ समय के बाद इतनी बड़ी आकृति बन गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, बरखान। यानी कि अनुप्रस्थ से बरखान बन गया, तो बरखान से अनुप्रस्थ भी बन सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अनुप्रस्थ से बरखान बन सकता है, बन सकता है। तो बरखान से भी क्या अनुप्रस्थ बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि अस्थायी है। कैसे बच्चे, अस्थायी है, इनकी प्रकृति कैसी है, अस्थायी।
इनकी प्रकृति कैसी बच्चे? अस्थायी है, अस्थायी है और प्राकृतिक है। अस्थायी का मतलब कोई इसका अस्तित्व नहीं है, कभी भी ये मिट सकती है, कभी भी ये मिट सकती है, कोई इसका अस्तित्व नहीं है। चले बच्चे देखो, अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो इस प्रकार के जो बालों का स्तूप है, सबसे पहले तो अपन अनुप्रस्थ बालों का स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुप्रस्थ बालों का स्तूप जो है वो सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? अनुप्रस्थ बालों का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो अनुप्रस्थ बालों का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाया जाएगा बच्चे? देखो यहां पर इस प्रकार के ये अनुप्रस्थ जो बालों का स्तूप है ये कैसे कहां पाया जाएगा? कहां पे? तो कहां पे पाया जाएगा अनुप्रस्थ बालों का स्तूप? देखो यहां पर जैसलमेर, पहला तो कहां पर पाया जाएगा? जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर के कौन से स्थान पर? पोखरण पर। जैसलमेर के कहां पर? पोखरण पर। ठीक है बच्चे। और बाड़मेर, दूसरा कहां है? बाड़मेर। और बाड़मेर का बालोतरा, बाड़मेर का कौन सा स्थान है? बालोतरा। फिर बीकानेर, और बीकानेर का कौन सा हो गया? देशनोक। बीकानेर का देशनोक। और फिर आ जाएगा सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू और नागौर। इस प्रकार से यहां पर कौन क्या पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालों का स्तूप पाए जाते हैं। 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस प्रकार से यहां पर क्या पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालों का स्तूप पाए जाते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं बड़ी आकृति, और बड़ी आकृति कौन सी है? बरखान। बड़ी आकृति कौन सी है? बरखान की बात करेंगे। ठीक है। अब बरखान जो है, बरखान सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो बरखान सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? देखो पालेरी चूरू में, पालेरी चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में जैसलमेर, सीकर के अंदर पाए जाते हैं। देखो सबसे ज्यादा तो बरखान कहां पाए जाएंगे? ये बरखान है, कहां पे? कहां पे? तो देखो दोस्तों पालेरी, पालेरी, पालेरी कहां पर है? चूरू। पालेरी कहां पर है? चूरू में है। ठीक है। इसके बाद हम जैसलमेर, सीकर, दूसरा कहां पर है? जैसलमेर, सीकर। ठीक है। नागौर, और नागौर का कहां पर है? सूरतगढ़, नागौर। तीसरा कहां पर है? नागौर, सॉरी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर। ठीक है। और गंगानगर का कौन सा है? सूरतगढ़। गंगानगर कौन सा है? सूरतगढ़। ठीक है। फिर बीकानेर, चौथा कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर का कौन सा है? लूणकरण सर, लूणकरण सर। बीकानेर का कौन सा है बच्चे? लूणकरण सर। ठीक है। तो इस प्रकार से, और बाड़मेर का कौन सा है? बाड़मेर है। और जोधपुर का ओसिया। पांचवा लिख लो बाड़मेर, और छठा लिख लो जोधपुर, और जोधपुर का कौन सा है? ओसिया। जोधपुर का कौन सा है? ओसिया। तो इस प्रकार से यहां पर ये बालों का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो बरखान बालों का स्तूप जो है, ये बरखान बालों का स्तूप ये क्या है? सबसे ज्यादा विनाशकारी, सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी ये होता है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है बच्चे? हाँ बिल्कुल, आप इसको एक बार नोट कीजिए। बिल्कुल उतार लिया। देखो आगे चलते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या याद रखना है अपन को। देखो बच्चे, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप में क्या क्या याद रखना है? पवनों की दिशा के समकोण पर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है बच्चे, ये देखो समकोण पर इसका निर्माण हो रहा है।
ये इनकी आकृतियां कैसी होती है, अर्धचंद्राकार। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया कि बरखान बालों का स्तूप का आकार कैसा है, तो क्या है बच्चे, अर्धचंद्राकार है। अगर अनुप्रस्थ का पूछे तब भी यही बताना है, और बरखान का पूछेगा तब भी आपको क्या बताना है, यही बताना है। ठीक है, अब देखो अनुप्रस्थ जो ये जो अर्धचंद्राकार आकृति है वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक छोटी आकृति और एक बड़ी आकृति है। छोटी आकृति को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर के सर्वाधिक कौन से स्थान पर, पोखरण पर, फिर बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बालोतरा, फिर बीकानेर, बीकानेर का कौन सा देशनोक, सीकर, झुंझुनू और नागौर के अंदर ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो एक चीज ये भी याद रखनी है आपको कि ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी होती है और प्राकृतिक होती है, अस्थायी और प्राकृतिक होती है। ठीक है, देखो अनुप्रस्थ से बरखान बन सकता है और बरखान से अनुप्रस्थ बन सकता है। ठीक है, देखो बरखान बालों का स्तूप के बारे में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। देखो बरखान बालों का स्तूप जो है कहां पे पाए जाते हैं, तो बरखान बालों का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाए जाएंगे, पालेरी चूरू में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बरखान बालों का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, पालेरी चूरू में। बिल्कुल एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है बच्चे, जैसलमेर, सीकर, गंगानगर, गंगानगर कौन सा, सूरतगढ़, बीकानेर का लोनकनसर, और बाड़मेर, जोधपुर का ओसिया, यहां पर ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत, चले क्या, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट बालों का स्तूप पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट बालों का स्तूप कौन सा है बच्चे, परवलयाकार बालों का स्तूप, या फिर इसको पैराबोलिक भी बोलते हैं, परवलयाकार या फिर पैराबोलिक बालों का स्तूप, परवलयाकार बालों का स्तूप या फिर पैराबोलिक बालों का स्तूप। ठीक है बच्चे, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो इस प्रकार के जो बालों का स्तूप है वो क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि भाई हवा क्या करती है, हवा का वेग चलता है। ठीक है, हवा तेज रफ्तार से चलती है, रेत के कणों को उठाती है और इसके मार्ग में कोई ना कोई क्या आता है, अवरोध आता है। अवरोध क्या आ सकते हैं, वनस्पति आ सकती है। ठीक है, तो इसके मार्ग में अगर वनस्पति अवरोध आ रही है तो वनस्पति भी दो प्रकार की हो सकती है, बड़ी वनस्पति और छोटी वनस्पति, दो प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार के बालों का स्तूप के मार्ग में अगर छोटी वनस्पति का अवरोध होता है तो उससे परवलयाकार बालों का स्तूप बनता है। क्या बनता है बच्चे, परवलयाकार बालों का स्तूप उससे बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर बड़ी वनस्पति के अवरोध से, बड़ी वनस्पति, और बड़ी वनस्पति कौन सी हो सकती है, खेजड़ी, ठीक है, बबूल, रोहिड़ा, तो इस प्रकार से ईटीसी और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी वनस्पति के अवरोध से क्या बनते हैं बच्चे, इस प्रकार के बालों का स्तूप का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बालों का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाए जाएंगे, तो इस प्रकार के बालों का स्तूप सर्वाधिक जोधपुर पाए जाएंगे, जोधपुर में, नागौर में, वह पाली में। इस प्रकार के बालों का स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आता है बच्चे सब्र काफिस, जो पिछली बार आरएस के अंदर पूछा गया, सब्र काफिस, इसको लोनेट भी बोलते हैं, नेबरखा भी बोलते हैं, सीप भी बोलते हैं। सब्र काफिस, सब्र काफिज, इसको सीप भी बोलते हैं, लूनेट भी बोलते हैं, ठीक है, और नेबरखा खा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बालों का स्तूप है, ये चौथा बालों का स्तूप हो गया अपना, ये तीसरा है। तो इस प्रकार के बालों का स्तूप कैसे बनेंगे, इसके निर्माण की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका जो निर्माण होगा वो छोटी वनस्पति के अवरोध से, वनस्पति के अवरोध से। अब छोटी वनस्पति कौन सी हो सकती है, हो सकती है घास, और घास के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे लीलोण है, सेवण है,
लीलोण, सेवण, अरड़, करड़, अजान, मुराद, ETC और भी बहुत सारी। ठीक है, इस प्रकार की घास वहां पर आपको देखने को मिलेगी, या फिर झाड़ियां, तो इस प्रकार की वनस्पति से हवा टकराएगी, और हवा जब इस प्रकार की वनस्पति से टकराती है तो किस प्रकार के बालू का स्तूप बनाएगी? सब्र, काफी, सीप, लूनेट व नेबर का बनाती है। ठीक है, इस प्रकार के बालू का स्तूप कहां पे पाए जाते हैं? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसे सीमावर्ती क्षेत्र आप सभी को पता है, SBBJ, बहुत बार बता दिया मैंने। श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, आधा आधा लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। चले बच्चे, इसको एक बार लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए। देखो मिटा रहा हूं। चले देखो, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट बालू का स्तूप की, और नेक्स्ट बालू का स्तूप कौन सा है अपना? तारा बालू का स्तूप। 5 नंबर का है तारा बालू का स्तूप। अब इस बालू का स्तूप का आकार ही किसकी तरह? तारे की तरह, यानी कि स्टार की तरह होता होगा। जैसे मैं स्टार बना देता हूं एक आपके लिए, जैसे ये स्टार बन गया, इस प्रकार से ये स्टार। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, इस प्रकार से इस बालू का स्तूप की। ये इस प्रकार से ये बालू का स्तूप क्या है बच्चों? हवा के दिशा में इसकी भुजाएं, एक से ज्यादा भुजाएं हवा की दिशा में निकली होती है। ठीक है, ये वो बालू का स्तूप है जिनकी एक से अधिक भुजाएं हवा की दिशा में निकली हो। देखो, ये वो बालू का स्तूप है जिनकी एक से ज्यादा भुजाएं हवा की दिशा में निकली हुई है। ठीक है, हवा की दिशा में निकली हुई है। चले देखो, और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसलमेर के मेहरानगढ़, रामगढ़। कहां पाए जाते हैं ये भी पूछा जा सकता है, भाई कहां पाए जाते हैं, कहां पे? तो देखो जैसलमेर, और जैसलमेर का कौन सा है, कौन सी स्थान है? मेहरानगढ़, रानगढ़ और रामगढ़, यहां पर ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। और ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये गंगानगर के सूरतगढ़ में, गंगानगर के सूरतगढ़ में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसका आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले उतार लिया, देखो आगे बढ़ते हैं। छह नंबर का जो बालू का स्तूप है वो आ जाएगा नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, अभी नेटवर्क बालू का स्तूप है,
इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो एक बालू का स्तूप तो ये है, अनुदेय अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ, और एक बालू का स्तूप ये होगा अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, सॉरी अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है, इनको जो जोड़ने का इसको जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है दोस्तों? नेटवर्क बालू का स्तूप। देखो नेटवर्क यानी क्या होता है? जोड़ना। जैसे आपको पता नहीं, आपका जैसे वोडाफोन है, ठीक है, तो आप कहते हो वोडाफोन का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो यानी कि वोडाफोन का आपकी जो सिम है, इस सिम को उससे जोड़ना, फ्रीक्वेंसी से जोड़ना, तो वो क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क वालों का स्तूप अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य वालों का स्तूप को जोड़ने का काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपनी ये सारे के सारे बालू का स्तूप हो गए इम्पोर्टेंट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, ओके।